Hey, hi everyone, welcome back to my channel. And today we are going to start with the unit 1 of Pedagogy of English, semester 2. Congratulations for clearing your semester 1 and entering into semester 2. या तो आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं या तो सबसे पॉपुलर वन या तो आप पेपरों से पहले मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो इन बोथ केसेस you will find my videos crisp and beneficial, detailed and to the point. So stay tuned. इसकी पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश की एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी सेमेस्टर 2 की, ठीक है। तो आप वो पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश सेमेस्टर 2 की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे जाके ओपन करिए एंड वन बाय वन सारी वीडियोस बिंज वॉच कर डालिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यूनिट 1 का हम आज पार्ट ए करेंगे। इसके तीन पार्ट्स होते हैं हर यूनिट के, तो आज हम पार्ट ए करेंगे एंड ईच पार्ट की हम वीडियोस बनाते जाएंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विद द पार्ट 1, पोइट्री। पोइट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे और स्टेप्स क्या होते हैं पोइट्री को पढ़ाने के लिए। तो देखिए पोइट्री क्या होती है, डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन जो डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ की है वो कहते हैं कि ही डिफाइंस पोएट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम, ठीक है, एकदम जो ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स होता है उसे हम कहते हैं पोइट्री, ठीक है। पीबी शैली कहते हैं पोइट्री इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन। अब पोइट्री क्या है, एक इमेजिनेशन होती है और हम उसे एक्सप्रेस करते हैं अपनी इमेजिनेशन को। तो जब हम अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोइट्री, ठीक है। तो पोइट्री का अगर हम कंक्लूजन देखें तो पोइट्री वो चीज़ होती है जिसमें आप इमोशंस का ओवरफ्लो देखते हो, जिसमें आप देखते हो कि इमेजिनेशन काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस की जा रही है। मतलब कि पोइट्री, देखो पोइट्री जो है ना हर कोई नहीं लिख सकता, ठीक है। उसके लिए भी एक टैलेंट चाहिए, उसके लिए आपको रिदम आनी चाहिए, उसके लिए आपको राइमिंग स्कीम होनी चाहिए आपकी, ठीक है। नहीं भी है तो भी आप कैसे अपने वर्ड्स को करेक्ट वे में यूज करते हो, ठीक है। पोइट्री में कोई सेंटेंसेस नहीं लिखे जाते, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखे जाते, इट हैज टू बी स्टैंजा, ठीक है। तो हर कोई पोइट्री नहीं लिख सकता, लेकिन बच्चों में पोइट्री का टैलेंट होता है, ठीक है। तो पोइट्री का टैलेंट कैसे डेवलप होगा, जब वो पढ़ेंगे पोइट्री को, ठीक है। पोइट्री को पढ़ेंगे, उसे अप्रिशिएट करेंगे, पोइट्स को जानेंगे, उनके बारे में और पढ़ेंगे, तो उनके खुद का टैलेंट उनके अंदर से निखर के सामने आता है। तो पोइट्री का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है, ठीक है। तो पोइट्री क्या है, एक ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स है और एक एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। तो अब पोइट्री के फॉर एंड अगेंस्ट में हम आर्ग्यूमेंट्स देख लेते हैं कि पोइट्री को सिलेबस का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये इंडियन स्कूल्स में पोइट्री का पार्ट रेलिवेंट है या नहीं रेलिवेंट है, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन सपोर्ट के बारे में अगर हम पढ़ें तो इन सपोर्ट कहता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है। पोइट्री क्या करती है, बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट। अगर आप ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़े तो बच्चे की इसमें होती है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव ग्रोथ, ठीक है। तो मेंटल वही होगी, कॉग्निटिव ग्रोथ, ठीक है। लेकिन इमोशनल ग्रोथ भी होती है, इमोशनल सपोर्ट भी होता है, ठीक है। तो वो पोइट्री प्रोवाइड करती है। ऑल राउंड डेवलपमेंट का पार्ट भी है इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब पोइट्री क्या करती है, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट के बारे में बात करती है। पोइट्री क्या है, इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल ग्रोथ के बारे में पोइट्री है, ठीक है। जो बच्चा पोइट्री लिख सकता है वो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। पोइट्री तो वही लिख सकता है ना जो लिखने में वही अच्छा होगा, जो अपने एक्सप्रेशन अच्छे से कर सकता है, अच्छे से लिख सकता है, अपने बारे में अच्छे से बता सकता है, वो क्या फील कर रहा है, वो क्या उस टाइम पे। कहते हैं ना जब हम उदास होते हैं तो हम सैड शायरीज लिखते हैं, बच्चे, बहुत बच्चे होते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम खुशी को भी एक्सप्रेस करते हैं। बहुत लोग अपनी खुशी को, अपने गम को लिख के एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो उसमें से मेजर सपोर्ट अगर हम आर्ग्यूमेंट का दें तो वो यही होगा कि ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है बच्चे की, जी हाँ जी, ओके। एनरिचेस एक्सपीरियंस ऑफ रीडर्स। अब रीडर्स का एक्सपीरियंस एनरिच होता है, बच्चे जब और पढ़ते हैं उनको पोइट्री पसंद आती है। अब कुछ लोग पढ़ते हैं नॉवेल्स, कुछ लोग पढ़ते हैं पोइट्री। ये जो जितने भी रेडियो जॉकी वगैरह वाले होते हैं ना लोग जो रेडियो में काम करते हैं, ये सबसे ज्यादा देखो आप ये पोइट्री पढ़ते हैं। ये अपने शोज में रेडियो के जब ये आरजे शो करते हैं तब ये कितनी शायरी यूज करते हैं, कितने पोइट्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एनरिच करती है एक्सपीरियंस, कम शब्दों में
आपको दुनिया भर का ज्ञान मिल जाएगा। 2 लाइनें जब आप पढ़ते हो ना पोइट्री की, तो ना जाने बस नहीं कितने कितने एक्सपीरियंस लोग बता देते हैं 2 लाइनों में ही। तो बहुत कम लोगों के पास ये हुनर होता है, ठीक है। तो एनरिच होता है रीडर्स का एक्सपीरियंस पोइट्री से। अब तीसरा सपोर्ट ये कहता है आर्ग्यूमेंट कि नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर पोइट्री इन चिल्ड्रन। अब बच्चे पोइट्री पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनका एप्टीट्यूड भी इंक्रीज होगा। क्या पता कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिख सकते हो, लेकिन उन्हें इस बारे में जब तक एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा बच्चे को, आप बताइए वो बच्चा पोइट्री कैसे लिखेगा? वो कैसे अपने आप को ये कहेगा कि मैं अच्छा पोइट्री लिख सकता हूँ, ठीक है। वो बच्चा तभी लिख सकता है जब वो एक्सप्लोर करेगा। हमें एज अ टीचर हमारा रोल होना चाहिए कि हम बच्चे के हिडन टैलेंट को बाहर लेके आए। तो पोइट्री वो बच्चे का हिडन टैलेंट बाहर लेके आती है। इजी टू बी मेमोराइज्ड। अब जो पोइट्री है वो अच्छे से मेमोराइज हो सकती है। जैसे कि हमें बहुत अच्छे से एक पोइट्री याद है बचपन वाली, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप above the but so high। I don't remember the exact one, but yes ये स्टार्टिंग वाली लाइन तो अभी भी याद है। जोनी जोनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, ये अभी भी याद है हमें पोइट्री, है ना। तो इट इज वेरी इजी टू बी मेमोराइज्ड, ठीक है। तो हम अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर हमारा फ्लो बनता रहता है पोइट्री में तो हम उसे याद कर सकते हैं डेफिनेटली। फिफ्थ आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ये कहता है फैसिलिटीज फॉर लर्निंग ऑफ पैटर्न सेंटेंसेस। अब क्या है कि पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस भी ना एक वे में लिखे जाते हैं। जब आप पोइट्री पढ़ते हो तो उसमें राइमिंग होती है, तो उसमें बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, पोइटिक डिवाइसेस यूज होते हैं, अलिट्रेशंस, सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, न जाने क्या क्या पोइटिक डिवाइसेस यूज होते हैं, ठीक है। पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस हम देखने को मिलते हैं हमें कि जैसे कुछ स्टैंजास की फर्स्ट लाइन रिपीट हो रही होती है हर स्टैंजा में। तो आप बताइए उस पोइटिक डिवाइस को हम क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रा। यू आर एन इंग्लिश टीचर, आपको पता होना चाहिए कि हर स्टैंजा में जब फर्स्ट 2-3 लाइन्स या कोई भी स्टैंजा की लाइन रिपीट हो रही होती है हर स्टैंजा में, तो उस पोइटिक डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, राइट। तो ये सब पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस हमें पोइट्री सिखाती है, ठीक है। और अगेंस्ट की बात करते हैं कि अगेंस्ट में भी आर्ग्यूमेंट आते हैं वैसे तो, ठीक है, वो भी पढ़ लेते हैं। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड पोइट्री, हाँ जी ठीक है, सबको पोइट्री नहीं समझ आती, कईयों को पोइट्री पढ़ के नहीं समझ आता, लेकिन ऐसा नहीं है कि पोइट्री खत्म ही हो जानी चाहिए। सो आई एम वेरी मच अगेंस्ट कि ये जो अगेंस्ट में पॉइंट्स आ रहे हैं इनको कंसीडर नहीं करना चाहिए यार, कर भी सकते हो ठीक है, बट पोइट्री के बहुत फायदे हैं। अगेंस्ट में तो फिर भी जो है उसे नेग्लिजिबल हम कर सकते हैं, लेकिन पोइट्री के बहुत फायदे हैं, ठीक है। कंपोज ऑफ अनयूजुअल लैंग्वेज, ठीक है। पोइट्री में ना कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी समझ के बाहर होते हैं, ठीक है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, और भी बहुत सारे पोइट्स हैं, ठीक है। ये जो कि हमारे बहुत सारे पोइट्स हैं उनकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं कि हाँ बहुत टफ लैंग्वेज है, ठीक है। अब जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ले हंट है, माया एंजलो है, सुकुमर रे है, H.W. लॉन्गफेलो है, ये सारे जो पोइट्स हैं इनकी लैंग्वेज टफ होती है, ठीक है। जॉन डन है, ठीक है, ये इनकी ठीक है, पोइट्री की लैंग्वेज टफ है, बट ऐसा नहीं है कि आप इन्हें पढ़ नहीं सकते, समझ आ जाएगी तो बच्चा कभी ना कभी तो पढ़ेगा ना। आप जितनी हायर क्लासेस में जाते हो पोइट्री का लेवल टफ होता जाता है ना, वो इसलिए होता है बिकॉज इट हैज़ टू बी। स्टार्टिंग में तो आपको चलो अप्रिशिएशन वो प्लेजर वाली फीलिंग देनी होती है ना पोइट्री ने, लेकिन आप जब हायर क्लासेस में जाते हो ना उसका मोटिव वो सिर्फ प्लेजर फीलिंग देने के लिए नहीं होता, उसका आपको सिर्फ पोइट्री अप्रिशिएशन के लिए नहीं होता। अब ग्रेजुएशन में भी जब आप पोइट्री पढ़ते हो तो उसका मोटिव कुछ और होता है कि आपको पोइटिक डिवाइसेस के बारे में पता चले, लिटरेचर के बारे में आप और अच्छे से जाने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, ठीक है, ठीक है। टफ लैंग्वेज होती है, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे वो समझ आ जाएगी। अनयूजुअल लैंग्वेज होती है वो एक टाइम पे समझ आ जाती है, लेकिन ठीक है, डज नॉट हेल्प इन एसिमिलेशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अब जो इसमें जो है आप कुछ ज़्यादा सीखते नहीं हो पोएट्री में, ठीक है, आपका लैंग्वेज से ज़्यादा रिलेशन इतना वो ग्रामर वगैरह कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। ग्रामर भी कई बार हम इसे छोड़ के हम पोइट्री लिखते हैं, ठीक है। पोइट्री में ग्रामर रूल्स नहीं देखे जाते इतने, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना नहीं देखा जाता पोइट्री में, लेकिन हाँ इट हैज़ टू बी अ मीनिंगफुल पोइट्री, ठीक है। आपका उस मीनिंग बहुत कुछ आप लाइफ के रिगार्डिंग सीखते हो पोइट्री में, ठीक है। तो अब
आपको वो इंसिडेंट याद हो ना हो कि एक मोमेंट दिलजीत दोसांझ ने शेयर करा था कि जब वो ट्यूशन जाता था तो उसकी टीचर कहते थे कि उसे जल्दी छुट्टी हो जाएगी, जो पोइम मुझे याद करके सुना देगा नोटबुक में से, है ना। तो दिलजीत दोसांझ फटाफट पोइम याद करके सुना देता था और वो जल्दी छुट्टी लेके चला जाता था ट्यूशन से। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसका वो सिंगिंग के लिए इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो आप सोचिए, पोइट्री ने दिलजीत दोसांझ को एक लेवल पे पहुंचा दिया, जब वो सिर्फ पंजाबी सिंगर ही नहीं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट है वो, ठीक है। तो पोइट्री ने क्या क्या कमाल करे हैं लोगों की जिंदगी में, आप सोच भी नहीं सकते। सो पोइट्री शुड बी, पोइट्री को कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द लैंग्वेज। हार्ट एंड सोल ऑफ द लैंग्वेज इज पोइट्री, ठीक है। तो पोइट्री को हल्के में नहीं लेना चाहिए और टीचर को तो बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। करेक्टरिस्टिक अब देख लेते हैं पोइट्री के फटाफट। इम्पार्ट्स म्यूजिकल क्वालिटीज, ठीक है। रिदम होती है, आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो एक म्यूजिकल रिदम है ना इसमें। आप बच्चों को गा के सुनाते हो। टीचर को भी एक आर्टिस्ट होना चाहिए, टीचर को गा के भी सुनानी चाहिए पोइट्री। बच्चों को स्टार्टिंग में तो ऐसे ही सिखाया जाता है, आप जरा जाके देखोगे किंडरगार्टन में, ठीक है। अब आप ये कहते हो कि बीएड थोड़ी ना किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चे, बीएड वाले, ठीक है। नहीं, लेकिन वो बच्चे तो कहीं ना कहीं से तो सीख के आए हैं ना। प्राइमरी टीचर्स की भी बहुत वैल्यू, अगर वो अच्छे से ना पढ़ाएं तो उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पोइट्री जो म्यूजिकल क्वालिटी है वो सिर्फ प्राइमरी लेवल तक होनी चाहिए। पढ़े हो कि भी आप बच्चों को म्यूजिकल क्वालिटीज के साथ सिखाओ, पोइट्री गा के उनको समझाओ, है ना। पोइट्री भी गाई जा सकती है, ठीक है। बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्पोजिशन है। आप जो देखो, बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्पोजिशन मतलब कि शब्दों का बहुत अच्छे से यूज करके हम पोइट्री लिख सकते हैं, शब्दों को सिलेक्ट करके। कहते हैं ना, वर्ड्स शुड बी करेक्टली सिलेक्टेड एंड करेक्टली यूज्ड इन द राइट प्लेस, तब जाके पोइट्री डेवलप होती है। मोटिवेटिंग, इंजॉयबल, ठीक है। अब ये जो पोइट्री है बच्चों को मोटिवेट करती है और उनको एक एंजॉयमेंट वाली फीलिंग देती है, बच्चे मोटिवेट होते हैं। अब ये कितने गाने हैं, आप जो गाने सुनते हो ये भी एक तरह की पोइट्री है। ये गाने क्या है, ये भी एक तरह की पोइट्री है, ठीक है। अब जो गाना था, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, तो ये क्या है, ये एक तरह की पोइट्री ही है, ठीक है। अब ये बच्चों को मोटिवेट भी करती है। आपने स्कूल असेंबलीज में देखा होगा, ये गाना गाया जाता है, ये पोइट्री गाई जाती है, इंजॉयमेंट होता है बच्चों का। ट्रेन्स ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग्स, ठीक है। बच्चों की जो ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग्स है उनको ट्रेन करती है, ठीक है। कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, कैसे अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस करना है, ये पोइट्री सिखाती है। सोल ऑफ अ लैंग्वेज, मैंने जैसे आपको बताया था, हार्ट एंड सोल ऑफ द लैंग्वेज इज पोइट्री। डेवलप्स एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन। एस्थेटिक सेंस का मतलब होता है ब्यूटी। जब आप हर जगह ब्यूटी देखने लग जाते हो ना, जब आप हर जगह हर नेचर की क्रिएशन में ब्यूटी ढूंढते हो, उसकी तारीफ करते हो, तो वो होता है एस्थेटिक सेंस। आप डार्कनेस में भी कैसे लाइट ढूंढ लेते हो, आप हर जगह हर बेकार चीज में भी कैसे उसकी ब्यूटी देख लेते हो, तो वो होती है एस्थेटिक सेंस। ये वैसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, बट एस्थेटिक सेंस भी बहुत कम लोगों में होती है। आप उनके सामने बढ़िया से बढ़िया चीज भी ला के रख दोगे ना, सुंदर से सुंदर, वो कमी निकाल देंगे। लेकिन आप किसी के सामने बहुत सिंपल सी चीज लगा के रख दोगे ना, तो वो उसमें से भी मोटिवेशन ढूंढ लेगा, ठीक है। उसमें से भी वो अप्रिशिएशन ढूंढ लेगा, ठीक है। इजी टू लर्न, आप जो पोइट्री होती है ना, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, ठीक है। वही मैंने जो बताया था, टाइमिंग स्कीम होती है और वो अच्छे से याद कर सकते हैं। बोथ अप्रिसिएशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अब जो है पोइट्री है ना, वो अप्रिशिएट भी करती है और क्रिटिसाइज भी करती है लाइफ को, ठीक है। अप्रिशिएट एंड क्रिटिसाइज कैसे करती है कि आपने बहुत सारी पोइम्स ऐसे पढ़ी होंगी जहाँ पे वो, हाँ जी, लाइफ के बारे में बहुत रियलिटी के बारे में बताते हैं, हाँ जी लाइफ में तो ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती है, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो एक नेचर लवर पोइट है। उसने नेचर के ऊपर कितनी चीज़ें लिखी हैं, कितनी पोइम्स लिखी हैं, पोम्स लिखी हैं। तो बोथ एप्रिसिएशन एंड क्रिटिसिज्म होती है पोइट्री में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ पोइट्री देखते हैं अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है पोइट्री पढ़ाने का। देखो, जहाँ पे स्पेसिफिक कट करके लिखा है ना, इसका मतलब ये है जनरल ऑब्जेक्टिव है, ये मैंने गलती से स्पेसिफिक लिख दिया था। ये वाली साइड जो है आपकी, लेफ्ट साइड जो है, ये जनरल ऑब्जेक्टिव है, ये वाले स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो अब पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। प्राइमरी लेवल पर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं,
प्राइमरी लेवल पर ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कि बच्चों को एंजॉय करना सिखाएं रिदम को, ठीक है। जैसे उनको गा के हम सुनाते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि बच्चे एंजॉय करें पोइम को, ठीक है, प्लेजर, उनको मजा आए पोइम पढ़ के, है ना, पोम पढ़ के। कॉरल रेसिटेशन, कॉरल मतलब एक तो होता है इंडिविजुअल रेसिटेशन पे फोकस भी करते हैं आप, मतलब एक एक जाना बच्चा बोल के सुनाएगा पोम को, ठीक है। कॉरल रेसिटेशन का होता है जब बच्चे इकट्ठे सारी क्लास मिलके पोम गा रही है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ये सारे बच्चे हैं ना, बड़े मिल के सारी क्लास गा रही होती है। तो आप सोचो एक टीचर जो है वो पढ़ा रहा है और उसके पढ़ाने के बाद बच्चे सारे इकट्ठे होके पोम गा रहे हैं, तो एक टीचर को कितना मजा आता है कि देखो मैंने इन बच्चों को तैयारी करवाई है। बच्चे घर जाके कंपटीशन में मम्मी पापा को बताते हैं, मम्मी आज हमने ये वाली पोम पढ़ी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो वो बच्चे गा के सुनाते हैं घर जाके। तो ये होती है कॉरल रेसिटेशन, मतलब जब बच्चे क्लास में होते हैं तो ग्रुप में गा रहे होते हैं पोम को, तो उसे ग्रुप रेसिटेशन को हम कहते हैं कॉरल रेसिटेशन। अब जनरल ऑब्जेक्टिव एट सेकेंडरी लेवल होता है कि अंडरस्टैंड द थॉट एंड इमेजिनेशन ऑफ द पोम, ठीक है। बच्चे अगर पोम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में थॉट, मतलब क्यों लिखी गई है ये पोम, पोम में क्या बताया गया है उसे अंडरस्टैंड करें और इमेजिनेशन को विजुअलाइज करें। जो भी वो सीन क्रिएट कर रही है पोम, वो उसे इमेजिन करें साथ साथ। लव फॉर लैंग्वेज, मतलब पोम जो है वो इसलिए लिखी जाती है कि लव फॉर लैंग्वेज डेवलप करना। अब जो पोम जो है उसने ग्रामर भी कई बारी एक्सक्लूड कर दी जाती है, ग्रामर इज समवट नेग्लिजिबल, ठीक है। ग्रामर के कई बारी हर रूल पोम में अप्लाई नहीं होते बिकॉज इट इज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड इमेजिनेशन, ठीक है। तो इसमें जब बच्चे पोम पढ़ते हैं ना, उनके अंदर क्या आता है, एप्रिसिएशन रिलेटेड टू लैंग्वेज टू एजुकेट पीपल्स इमोशंस। अब बच्चे जो है ना अपने इमोशंस को कैसे अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए हम उनको पोम पढ़ाते हैं अपने आप को, ताकि वो अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। हायर लेवल में हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं अप्रिशिएट द सब्जेक्ट मैटर। बच्चे जो भी पोम पढ़ रहे हैं उसका सब्जेक्ट मैटर को अप्रिशिएट करें कि हाँ जी ये जो पोम है ये ये बहुत ही महान कवि ने लिखी है और हम इसे अप्रिशिएट करते हैं उन्होंने जो लिखा है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक। कोई तो रीज़न होगा इसलिए दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर टेक्स्ट बुक। वो रीज़न फाइंड करना क्यों है ये हमारी टेक्स्ट बुक में, हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, हमें इसे क्या सीखने की ज़रूरत है, तो दैट इज़ एप्रिसिएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। डेवलप एस्थेटिक सेंस, वही मैंने जो बताया एस्थेटिक सेंस, हर चीज़ में ब्यूटी ढूंढना। डेवलप थिंकिंग एंड रीजनिंग, ठीक है। अब पोम जो है वो क्यों लिखी गई है, क्या उसका रीज़न है, क्या ये कहना चाहती है, क्या ये रीडर्स को कंपेल करना चाहती है सोचने के लिए, क्या इसका लिटरेरी मीनिंग है, क्या इसका हिडन मीनिंग है, क्या इसका सेंट्रल थीम है, ये सारे थिंकिंग एंड रीजनिंग ऑफ द पोम है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, मतलब 3 हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये तो जनरल ऑब्जेक्टिव हो गए कि ये तो होते ही होते हैं हर पोम में, लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द पोइट्री। ये स्पेसिफिक है, हमारे ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को अंडरस्टैंड करना सिखाएं पोइट्री क्या होती है, और वो पोइट्री को अप्रिशिएट करें। यही नहीं पढ़ रहे हैं रोते रोते पढ़ रहे हैं, पोम पोम को पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया सिलेबस में, नहीं, उनको मजा आए पोम पढ़ के, ठीक है, बिकॉज इट इज द सोल ऑफ द लैंग्वेज। रीड विथ करेक्ट रिदम, बच्चे करेक्ट रिदम में पोम पढ़े, ठीक है। ड्रॉ आउट हिडन मैसेज ऑफ द पोम, ठीक है, बच्चे अच्छी रिदम में गाएं, ठीक रिदम में गाएं, ए बी बी सी सी डी जो भी रिदम होती है उस रिदम में वो गाएं बच्चे। हिडन मैसेज होता है वो पोइम का ढूंढे, खुद सोच सोच विचार करें और खुद वो हिडन मीनिंग ढूंढे। मेथड्स ऑफ टीचिंग पोएट्री, पोएट्री का मेथड क्या होता है। अब फर्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ लेंथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब ज़्यादा भी ना लेंथी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए, ज़्यादा भी लेंथी एक्सप्लेनेशन, आप बहुत लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन देने लग जाओगे ना तो पोम का ना वो क्रक्स जो उसका प्लेजर वाला इमोशन है वो खत्म हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा, आप क्या ये चैप्टर थोड़ी है जो आप समझाने बैठे हो, ये कोई स्टोरी थोड़ी है, ये कोई प्रोज थोड़ी है, इसको ज़्यादा भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको बच्चों को समझाओ, लेकिन इतना लेंदी डीप मीनिंग, हाँ जी इस वर्ड का मतलब ये है, उसके अगले वर्ड का, हम ग्रामर थोड़ी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। बच्चों को सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए, सेंट्रल थीम पता होनी, ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ जी पोइट का कब बर्थ हुआ था, ये वो पोइट के बारे में क्यों पढ़ना है इतना ज़्यादा। हाँ जी ऊपर ऊपर के बारे में आपको पता होना चाहिए, बच्चे जब मास्टर्स वगैरह करेंगे तब पढ़ लेंगे, लेकिन अभी स्कूल्स में उनको पोइट वगैरह के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा बता दो बस, है ना, क्या है इसका पोइम का रीजन क्या है वो बता दो, इतनी इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, पोइम को पोइम रहने दो। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडल रीडिंग, मॉडल रीडिंग मतलब बच्चे को पता नहीं है पोम कैसे पढ़ते हैं,
तो टीचर को तो पता होना चाहिए ना। टीचर क्या करता है, पहले इमिटेशन करके दिखाता है, मतलब बच्चे तो इमिटेट करते हैं टीचर को। टीचर क्या करता है, मॉडल रीडिंग देता है। मॉडल रीडिंग का मतलब ये होता है कि टीचर पहले गा के दिखाएगा, गा के दिखाएगा या बोल के दिखाएगा कि पोइट्री को कैसे रीड करना है, कैसे समझना है, ठीक है, कैसे उसकी राइमिंग है और कैसे इसे रीड करना है। कॉरल रेसिटेशन, कॉरल रेसिटेशन वही ग्रुप रेसिटेशन इन द क्लास, ठीक है। ओवर क्वेश्चनिंग, ओवर क्वेश्चनिंग नहीं करनी चाहिए, इतने भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। रेलिवेंट क्वेश्चन पूछो, हाँ जी, व्हाट इज द सेंट्रल थीम, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोम, ठीक है, क्या राइमिंग स्कीम है, क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज हैं, ठीक है, हु इज द पोइट और पोइटेस ऑफ द पोम, ठीक है। तो ये तो मेजर क्वेश्चंस हैं, लेकिन ओवर क्वेश्चनिंग नहीं करनी चाहिए बच्चों से, ठीक है। अब ये जो साइड में ब्लैक से लिखा हुआ है 1 2 3 प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन डिस्कशन, ये आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है पोम की, ठीक है, वो उसके बारे में। पहले तो प्रिपरेशन करो, हाँ जी, मैंने क्या क्या यूज करना है, आपने पीपीटी यूज करनी है, आईसीटी बेस्ड है ना, आपने या तो मॉडल कोई लेके आना है या तो कोई प्रॉप लेके आना है, वही बात होगी ना, आप कैसे प्रेजेंट करोगे। प्रिपरेशन पहले करके रखो, लेसन प्लान लिख के रखो अपना। प्रेजेंटेशन अब जो आपने लिखा है लेसन प्लान में वो वैसे प्रेजेंट करो, है ना। और डिस्कस करो, जब आपकी पोम हो जाए तो बच्चों से डिस्कस करो, हाँ जी, हमने अब जो पोम पढ़ी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ठीक है, वो हमने द रोड नॉट टेकन है ना, ये जो पढ़ी है, तो व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑफ दिस पोइट्री, ठीक है, क्या रोड नॉट टेकन आपकी जिंदगी में भी क्या ऐसा कुछ आया कि दैट यू फाउंडेड योरसेल्फ इन अ डिलेमा, कि मुझे जो बहुत कम ट्रेवल्ड हुई है रोड, मुझे उसे लेना और आपको बहुत ज़्यादा कुछ अचीव हुआ है, तो बच्चों से डिस्कस करो पोइम के रिलेटेड, है ना, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें। अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ टीचिंग पोइट्री। पहला, इंट्रोडक्टरी टॉक, बच्चों से पहले बात करो, ठीक है, कोई सिचुएशन क्रिएट करो, कुछ तो क्रिएट करो कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा टॉपिक की तरफ आप खींच के लेके आओ कि हाँ जी इंट्रोडक्शन होगी, अब हमारा ये टॉपिक है, हम ये पोम पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा बच्चों से शुरुआती टॉक करो, बातें करो उस टॉपिक के रिलेटेड। अब टॉपिक रिवील नहीं करना, लेकिन बच्चों से ऐसी बातें करो कि खुद ब खुद वो टॉपिक उसी बातों में से निकल के आ जाए। मॉडल रेसिटेशन ऑफ द पोम, प्यूपिल्स बुक्स क्लोज, ये अंडरलाइन किया हुआ है, प्यूपिल्स बुक्स क्लोज, बच्चों की बुक उल्टी करवा दे डेस्क पे, ठीक है, मुद्दी, वो कहते हैं मुद्दी मरवा दो बुक, तो बुक्स को ना उल्टा करके या तो बंद करवा दो या तो उल्टी डेस्क पे जो होती है ऑपोजिट साइड ओपन करके बच्चों को कहो हाँ जी ये टर्न ओवर कर दो बुक को डेस्क के ऊपर, या तो बुक्स को बंद करवा दो, ठीक है। अब ये यहाँ पे बच्चे, अब आप टीचर क्या करेंगे यहाँ पे कि मॉडल रेसिटेशन मतलब कि अब टीचर बोल के दिखाएगा कि पोम को कैसे रीड करते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कैसे रीड करनी है, ये न्यू पोम है उनके लिए, हर पोम जो है ना वो न्यू है, तो उन्हें हर पोम कैसे रीड करनी है उन्हें नहीं पता, ठीक है। मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एक्सप्लेन करने हैं साथ साथ। मॉडल रेसिटेशन के बाद आप जब साथ साथ भी मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाद में भी मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स के। सेकेंड, रीडिंग ऑफ द पोम, प्यूपिल्स बुक्स ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों की बुक ओपन होगी, अब फिर से सेकेंड रीडिंग होगी टीचर के बाद, टीचर करेगी फिर से सेकेंड रीडिंग, ठीक है, लेकिन बुक्स इस बार ओपन होंगी और बच्चे बुक्स देखेंगे और साथ साथ में सुनेंगे आपको। साइलेंट रीडिंग ऑफ द पोम बाय द प्यूपिल्स, बच्चे क्या करेंगे, अब आपने 2 बारी रीडिंग कर दी, डिफिकल्ट वर्ड एक्सप्लेन कर दिए, बच्चे अब साइलेंट रीडिंग करेंगे। फाइनल रेसिटेशन बाय द टीचर, फिर इस साइलेंट रीडिंग के बाद टीचर क्या करेगा, प्यूपिल टीचर, अभी तो आप प्यूपिल टीचर ही हो, बाद में टीचर बनोगे, ठीक है। तो अब आप फाइनल रेसिटेशन होगी तीसरी बार, ठीक है। पोम पढ़ाना बहुत मेहनत वाला काम है, लेकिन ये आपको आना चाहिए, इट इज अ सोल ऑफ द लैंग्वेज, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। फाइनल रेसिटेशन फिर टीचर देगा, इंडिविजुअल रेसिटेशन पे फोकस होगा आप, ठीक है। अब बच्चे को आपने रीडिंग करके दिखा दिया अपने बच्चों को, अब एक एक बच्चे को रीड करो करने के लिए खड़ा करो, हाँ जी आप खड़े हो जाओ बच्चे, अब आप रीड करो पहला स्टैंजा, हाँ जी लास्ट रीड सेकंड स्टैंजा, वेरी गुड, यू रीड सो वेल, बच्चों को साथ साथ में अप्रिशिएट भी करना है, ठीक है। प्यूपिल्स क्वेश्चंस, बच्चे क्या करेंगे, अब सबने एक एक करके रीडिंग कर ली, ठीक है, रीडिंग ओवर होगी, ठीक है। अब बच्चों के क्वेश्चंस पूछो, बच्चे आपको कोई क्वेरी है कुछ, साथ साथ में आपको कुछ क्वेरी होगी वो पूछो, अभी डाउट पूछ लो, ठीक है। बच्चों को इनकरेज करो, बच्चों के डाउट होते हैं, हर बार होते हैं, ठीक है। पोएट्री एक ऐसी चीज है जिसमें डाउट्स आते हैं, आपने बच्चों को बड़े आराम से इनकरेज करना है कि बच्चे हाँ जी क्वेश्चन पूछो, बट
मेक श्योर दैट यू टीच इंग्लिश इन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब है कोई ट्रांसलेशन मेथड नहीं होना चाहिए। हाँ, आप कर भी सकते हो, अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो डेफिनेटली ट्रांसलेशन मेथड थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश की ना लैंग्वेज ऐसी है कि लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। बच्चे तभी सीखेंगे, शुरू शुरू में उनको डिफिकल्टी आएगी, लेकिन धीरे धीरे उनको ट्रांसलेशन से डायरेक्ट मेथड में समझाने की कोशिश करो। बच्चों को कहो, हाँ जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कम फॉरवर्ड विद योर क्वेश्चन, देन आई एम ऑलवेज फाइन एंड आई विल एक्सप्लेन टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज। लेकिन डाउट को अपने मन में लेके नहीं बैठना, कम एनी टाइम टू मी एंड आस्क योर क्वेरीज, ठीक है। अगर नहीं आता आपको आंसर तो यू विल सी, कोई बात नहीं बच्चे, आई गिव यू आंसर टुमारो, आई नीड टू गो बैक एंड रिफ्लेक्ट ओवर माई टीचिंग, ठीक है, या मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बट मैं आपको गलत नहीं बताना चाहती, इसलिए गलत बताने से अच्छा बच्चे को बता दो कि मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, अब जो भी कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन होते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, आरटीसी मतलब रिलेटेड टू द कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट के रिलेटेड मतलब स्टैंजा वाइज अब क्वेश्चन पूछो बच्चे, बच्चे फर्स्ट स्टैंजा में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बच्चों से पूछो, बच्चे आंसर करेंगे। फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया गया है बताया, फिर बच्चे कहेंगे मैम फर्स्ट स्टैंजा में बताया कि देयर वाज अ रोड एंड वहाँ पे बहुत सारे लीव्स गिरे हुए थे, रोड का सीन बताया हुआ है कि वो कैसे दिख रही थी दोनों रोड, ठीक है। फिर सेकंड स्टैंजा में बताया मैम पोइट इज इन डिलेमा कि विच रोड ही शुड टेक। थर्ड स्टैंजा में बच्चे ठीक है ऐसे ऐसे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन बच्चों से पूछो। तो अगला आता है होमवर्क, ठीक है, बच्चों को फिर होमवर्क भी दो, ठीक है। होमवर्क क्या देना है कि बच्चे पोम रीड करो और अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन लगा के लेके आओ बच्चे, ठीक है। आप उनको क्रिएटिव होमवर्क दो हर बार, पुट मैक्सिमम एफर्ट्स और क्रिएटिव होमवर्क, पोम के रिलेटेड तो क्रिएटिव होमवर्क दो बच्चों को मजा आ जाए, लिखने वाले नहीं देने लगा। आजकल वो टाइम गया कि बच्चे लिखते रहे 5-6 पेजेस एक ही चीज के लिखो, 10-12 लिखो, नहीं कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है। आप भी ये चीजें हेट करते थे, वी ऑल्सो यूज टू हेट, ठीक है। तो बच्चे को मजेदार होमवर्क दो कि बच्चा सीखे भी, उसके पेरेंट्स भी खुश हो जाए। ये नहीं, ऐसा नहीं होमवर्क होना चाहिए कि उसके मम्मी पापा करें, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिसके होमवर्क मम्मी पापा कर रहे होते हैं। बच्चे को होमवर्क वो दो, वो बच्चा ही करे, बच्चे खुद कहें कि मम्मी पापा मैंने करना है इंग्लिश का होमवर्क, बाकी आप कहो तो मैंने तो इंग्लिश का खुद करना है होमवर्क। इतने एक्साइटेड बच्चे होने चाहिए होमवर्क जान के, ठीक है। तो यही मोटिव होना चाहिए इंग्लिश टीचर का, इतने अच्छे से पढ़ाओ कि मजा आ जाए बच्चे को। कंक्लूजन हमारा यही है कि सक्सेस ऑफ पोइट्री टीचिंग डिपेंड्स ऑन द टीचर। पोइट्री ना आप तभी पढ़ा सकते हो जब एक टीचर खुद मन से चाहता है कि मैंने अपने बच्चे को आज कुछ सिखा के भेजना है। हर वक्त क्लास में जब भी जाना है ना, अभी तो आप पेपर के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन आप जान लो कि एट द एंड आपने जाके टीचर ही बनना है, और वो मोटिव मन में लेके चलो कि मैंने जब भी क्लास में जाना है अपने बच्चे को पढ़ाना है, कि आज मैंने बच्चे को बहुत कुछ सिखाना है। मॉरल वैल्यूज भी दे सकते हो आप अपनी पोइट्री में से। तो सक्सेस ऑफ पोइट्री टीचिंग इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन टीचर, जैसा टीचर है वैसा बच्चे को सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। बहुत बच्चे इंग्लिश से फियर करते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीचर अच्छा होगा तभी बच्चे फियर नहीं करेंगे, टीचर ओपन माइंडेड होगा तभी बच्चे ओपन माइंडेड होंगे, ठीक है। इतना ज्यादा भी ओवर फ्रैंक नहीं हो जाना टीचर्स बच्चों के साथ कि बच्चे आपको कुछ समझे ही ना, टीचर वगैरह। एक टीचर स्टूडेंट के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस होना चाहिए, रिस्पेक्टेबल गैप होना चाहिए, ठीक है। बच्चे फ्री हों आपसे समझने के लिए, हर टाइम क्वेश्चन पूछने आ जाए, चाहे आप फ्रीली बच्चों को जो भी हो क्लास में समझाओ, बाद में स्कूल में समझाओ, ठीक है, ब्रेक में समझाओ, लेकिन बच्चे फ्रीली आपके पास आने चाहिए, एंड यू शुड बी द बेस्ट टीचर, ठीक है, फॉर इंग्लिश। अपना 100% दो, एंड आई नो यू कैन डू इट वेल। फॉर द नेक्स्ट क्लास स्टे ट्यून्ड, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड बहुत मेहनत करके यार वीडियो बनाई है, प्लीज टू हिट लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, एंड डू कमेंट डाउन कि कैसा लगा आपको ये क्लास। एंड बस कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह हो, थर्ड सेमेस्टर में फिर मिलेंगे, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर होता है तो थर्ड सेमेस्टर में भी कंटिन्यू रखना, बिकॉज आई विल बी अपलोडिंग ऑल दी वीडियोस रिलेटेड टू योर इंटर्नशिप, फाइल्स कैसे बनानी है, सारा कुछ आई विल एक्सप्लेन। मुझे जब मर्जी कमेंट डाउन करके पूछ लो, ठीक है। ईमेल है, ईमेल में पूछ लो चाहे, ठीक है, कि मैम ये वीडियो बना दो, तो वो वीडियो बन के आ जाएगी, ठीक है। एंड इफ यू वांट एनी हेल्प कि लेसन प्लान कैसे लिखते हैं, वो सारा कुछ बताऊंगी, ठीक है। लेकिन आप बस सब्सक्राइब कमेंट लाइक सब कर दो, ठीक है।
and see you in the next video. And till then, take care. Bye bye. All the best for your exams and prepare well. Okay, good.